हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पहले पद्य की 2 कविताएं पढ़ी। आपके आरोह पुस्तक ही हम पढ़ रहे हैं। उसकी पद्य में हमने 2 कविताएं पढ़ ली, कविता के बहाने और उषा। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका जो गद्य में लेसन 2 है, बाजार दर्शन। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ यूपी में हुआ। इन्हें एक तरह से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार होने की संज्ञा प्राप्त है। इनकी कविताओं में, रचनाओं में, उपन्यासों में एक विविधता, मनोवैज्ञानिकता देखने को मिलती है। नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, खेल, बहुत सारी रचनाओं में आप पाएंगे कि ये मनोविज्ञान शब्द का भरपूर प्रयोग करते हैं। तो ये जो इनका पाठ है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन मतलब बाजार का हर तरह से दर्शन। कैसे दर्शन मतलब इन्होंने अपने इस पाठ में इन मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित किया है। बाजार में आपको प्रकाश डाला है कि मार्केटिंग क्या होती है, बाजार क्या है, किस तरह से मांग और पूर्ति का चक्र चलता है, किस प्रकार उत्पादन और उपभोक्ता पर यह पूरा चक्र निर्धारित है। उपभोक्तावाद किस प्रकार से मुख्य कर्ता धर्ता, बाजार का केंद्र बिंदु एक उपभोक्ता होता है, तो उस पर चर्चा की गई है। साथ ही बाजार की जादुई ताकत, बाजार में एक ताकत है, जादुई ताकत है जो कि आंख की राह से काम करती है। क्या काम करती है मतलब हम बाजार में किसी काम से जाते हैं, लेकिन किसी चीज पर नजर पड़ गई तो हमें याद आता है अरे हाँ हमें भी ये चाहिए, भले ही उसकी आवश्यकता अभी नहीं हो, 1 महीने बाद उसे खरीदा जा सकता हो, या उसकी जरूरत को अभी किसी और चीज से पूरा किया जा सकता हो, तो भी हम उस चीज को देखकर खरीद लेते हैं। तो बाजार की जादुई ताकत, हम मार्केट में जब जाते हैं, बाजार में जब जाते हैं, तो उसके माया जाल में हम किस तरह से जकड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, उसकी चर्चा की गई है। और एक तरफ लेखक ने बताया है कि बाजार क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। यानी हम जब ये चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो शुरुआत में ही एक मित्र आएगा जिसे वह सामान चाहिए या नहीं चाहिए, तो भी वह उन्हें खरीद लाया। पैसे में एक परचेजिंग पावर होती है, पैसे में परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति। तो उन्हें लगा ये भी ले लो, ये भी ले लो, बेखबर ही वो सब कुछ खरीद लाए। दूसरा मित्र जब बाजार से आया तो लेखक ने पूछा आप कुछ नहीं लाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि समझ में नहीं आता बाजार में से कि ना खरीदूं तो क्या। एक तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या खरीदें और क्या छोड़ें, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो केवल जरूरत का सामान लिया और वापस घर। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से, मतलब एक तरह से हम हिंदी में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो मैं पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करती हूँ बेटा, फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आए तो आप उसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। एक मैसेज और करना है, अभी भी कुछ बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करके शेयर नहीं कर रहे हैं। बेटा आपकी अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। और दूसरा, इट्स अ 12th क्लास, इट्स अ बोर्ड नाउ। आपका 12th है, बोर्ड है, हमसे ज़्यादा जागरूक आपको होना है, पढ़ना है बेटा। कोरोना की स्थितियाँ कभी भी बदले, पर हमें उसके लिए रुकना नहीं है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हम केवल आपका माध्यम बन सकते हैं, आपको सहायता पहुंचा सकते हैं, पर वो जो आपका कार्य है आपको ही करना है। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो
लेखक के कोई मित्र थे जो कोई सामान लेने बाजार गए थे, लेकिन जब वापस आए तो उनके पास बहुत से थैले थे, मतलब बंडल थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी मतलब उनकी पत्नी भी उनके साथ शॉपिंग करने गई थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। सही बात है भाई, इस बात को तो हम भी मानते हैं कि पत्नी साथ में जाए तो एक की दो चीज घर में आती है। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यानी यह व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यह स्त्रीत्व की बात है। यानी स्त्रियों में यह गुण होता है कि अपने परिवार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदि देर सवेर वो किसी कार्य के लिए गई हैं और उन्हें वहाँ देखकर यह याद आ गया कि अरे हाँ, हमें भी घर के लिए ये चीज़ चाहिए, तो वह उसे ले लेती हैं। उनमें संग्रह करने की, अपने घर के लिए साज सामान, अपने घर के लिए चीज़ें, ये सब जोड़ने की उनकी एक गुण होती है, एक इच्छा होती है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ही ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। देखो ये क्या कह रहे हैं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि लेखक ने जब इनसे पूछा कि इतना सामान क्यों ले आए, तो इन्होंने जवाब दिया कि भाई पत्नी साथ थी इसीलिए इतना सामान आया। दूसरी तरफ एक चीज और है, वो है मनी बैग। यानी अगर आपकी जेब में आपको किसी काम के लिए बाजार भेजा, वो चीज 100 रुपये में आती है, आपकी जेब में 100 ही रुपये हैं, तो आप उस काम को करके वापस आ जाएंगे। लेकिन यदि आपकी जेब में ज़्यादा रुपये हैं, 100 से ज़्यादा रुपये हैं, 200 रुपये हैं, तो आपको लगेगा मैं ये काम भी कर चलूँ, अरे हाँ मुझे अपने लिए यह भी तो लेना था। तो जेब में यदि पैसा होता है तो सामान की शॉपिंग उस हिसाब से भी होती है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो वह क्या खाक पावर है? यानी ऐसा कहते हैं कि पैसे में शक्ति होती है, लेकिन पैसे की शक्ति जब हम उससे सामान खरीद लेंगे तभी तो जाहिर होगी, वरना पैसे में शक्ति है ये बात पता कैसे चलेगी? जब उसके आसपास सामान हम लोग खरीद के, अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है, अंबानी जी है, उनके आसपास बंगला, गाड़ी, मोटर, सब कुछ उनके आसपास बॉडीगार्ड चल रहे हैं, तो हम उनके स्टेटस और स्तर को देख के मानेंगे हाँ ये पैसे वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कोई व्यक्ति साइकिल पर चल रहा है और उसके बैंक में भले ही लाखों रुपए पड़े हैं, तो भी हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि यह लखपति या करोड़पति व्यक्ति है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेसिंग पावर में पावर का रस है। जैसा मैंने भी आपको उदाहरण दिया कि जब तक व्यक्ति के पास मालटाल जमा ना हो, दिखाने के मतलब उसके पास पैसा है, तो कोठी, बंगला, गाड़ी, ब्रांडेड चीज़ें, ये सब तो सामान्यतः प्रत्यक्ष दिखती हैं। उसे फिर बताना नहीं पड़ेगा कि हम पैसे वाले हैं या हमारे पास पैसा है। किसी व्यक्ति का बैंक बैलेंस तो चेक करने जाएंगे नहीं, तो ये भी यहाँ पर उन्हीं पंक्तियों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरी सामान को इकट्ठा नहीं करते, वो बुद्धि से उस पैसे का प्रयोग करते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं।
जोड़ते जाते हैं। वह पैसे को, पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे को बैंक में संभाल के रख देंगे, पर अपने आसपास टीम टाम या मकान, कोठी, बंगला, गाड़ी इकट्ठा नहीं करेंगे। वो पैसे पर प्रयोग नहीं करेंगे, वो उसको एज इट इज रखा रहने देंगे। उन्हें पता है जब विपत्ति काल आएगा तो ये पैसा हमारे काम आएगा। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। कुछ लोग ऐसे देख देख कर ही खुश रहते हैं कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, इन्हें अकाउंट में पड़ा रहने दो। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। वही मित्र की बात चल रही थी जो पत्नी को लेकर बाजार गए थे, तो वापस उनका जिक्र आया है। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मनी बैग यानी वॉलेट, पर्स और सामान आता। कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मतलब श्रीमती जी ने सारे पैसे खर्च करवा दिए। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। यानी वो जो बाजार गए थे, पहला मित्र जो बाजार गया था, उनका बटुआ पूरा खाली हो चुका था। अगर उनके बटुए में और पैसे होते तो और सामान आता। यानी ये सामान किस हिसाब से आया है? पैसे की परचेजिंग पावर के हिसाब से। जितना पैसा था उतना वो खरीदते गए, यानी वो आवश्यकता के हिसाब से खरीदने नहीं गए थे। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपने परचेजिंग पावर के हिसाब से आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए। लेखक ने अपने मित्र से कहा तुम बेकार ही, नाहक मतलब बेकार, बेकार ही तुम इतना सामान ले आए। लेकिन इन सब कामों में एक चीज की महिमा और थी। वो किसकी थी? बाजार की। बाजार में लोग ऐसे सामान को फैला फैला के रखते हैं, दिखा दिखा के रखते हैं, उनका इतना अद्भुत प्रदर्शन करते हैं कि मन ललचा ही जाता है उन्हें खरीद लिया जाए। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया यानी बेशरम ही हो जो उसमें ना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ। देखो मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी खरीद, देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि वो जो बाजार है वो चुप्पी की भाषा में, मूक भाषा में निमंत्रण देता है कि आओ आओ मुझे देख तो लो, नहीं भी खरीदो तो देखने में क्या हर्ज है। आप जब बाजार जाते हो तो दुकानदार भी तो आपको यही कहता है ना, अरे भाई कुछ ना आपको कुछ जाएगा ना हमारा कुछ जाएगा, पसंद आए तो ले लेना, पैसा तुम्हारा, चीज हमारी। तो फिर हम सोचते हैं कि देखने में क्या हर्ज है, तो हम देखते हैं, देखने पे हमें लगता है क्यों ना एक खरीद ही लिया जाए। तो इसी प्रकार इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। ये जो बुलावा है इसमें आग्रह है। आग्रह मतलब जिद नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। तिरस्कार मतलब अपमान जगाता है। मतलब ऐसा नहीं हो जाए, कई बार हमें एक भार लगता है। कभी किसी दुकान पर आप कुछ देख रहे हो तो आपको एक मानसिक वजन लगेगा। क्या वजन लगेगा? कि यार इसका इतना मैंने खराब किया, इस चीज़ को मैंने देखा, इतनी चीज़ें खुलवा के रख दी, अब एक तो लेना बनता ही है, ले लेना चाहिए वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो उस आग्रह में हठ नहीं है, जिद नहीं है। आपकी इच्छा हो तो देखो वरना मत देखो।
लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक यानी चुप। ये जो बाजार का इनविटेशन है ये चुप होता है, यानी हमारी आंखों की राह ये काम करता रहता है, हमारी इच्छाओं को जागृत करता रहता है, लेकिन चुपचाप हम उन सब चीज़ों को देखने के बाद खरीद ही लेते हैं। उससे चाह जगती है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम सारी चीज़ों को देखते हैं तो इच्छा होती है तो खरीद लेते हैं। चाह मतलब अभाव, चाह मतलब कामना, इच्छा, अभिलाषा, और जब इच्छा होती है तो अभाव। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना एग्जाम्पल बता दूं कि मैं साड़ी खरीदने गई। अब वहाँ पर मुझे साड़ी खरीदनी थी, लेकिन उसके साथ एक सूट भी पसंद आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास उस चीज़ का अभाव है, यानी कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी लग रही है। तभी तो हमने ये किया कि क्यों ना एक के साथ एक चीज़ खरीद ली जाए। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, मेरे पास यहाँ कितना परिमित है, और मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। यानी जब आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ खड़े होकर आपको उस बाजार की चकाचौंध में लगता है कि यहाँ कितना अतुलित है और मेरे पास कितना परिमित है, यानी कितना सीमित है, और चाहिए, यानी ये चाह जगती रहती है। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। यदि किसी व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी ना हो, अपने बारे में जानकारी मतलब यदि जैसे मुझे पता नहीं है कि मेरे पास अभी कितनी क्षमता है खरीदने की, या यदि अननेसेसरी अनावश्यक रूप से मैं इस चीज़ को खरीद लेती हूँ तो इसकी हानि कहीं ना कहीं हमें उठानी पड़ेगी। यदि इस बारे में ज्ञान मुझे नहीं होगा तो वो बाजार मुझे कामना से विकल यानी व्याकुल बनाकर छोड़ देगा। विकल क्यों? पागल। व्याकुल ही क्यों? पागल बनाकर छोड़ देगा। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। यह जो बाजार का पूरा जो जादू है, जो उसकी जादुई ताकत काम कर रही है, उसके आगे अगर आप खुद को नहीं जानोगे, आपको अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं होगा कि नहीं, अभी अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं 200 रुपये का खर्चा यदि करती हूँ तो यह 100 रुपये की हानि मुझे कहीं ना कहीं उठानी पड़ेगी। आप लोगों ने बाजार की मार्केटिंग, मांग, पूर्ति, प्रोडक्शन, इसके बारे में 10th तक SST में पढ़ा है, तो यह बखूबी जानते होंगे कि किस तरह से ये चक्र चलता है, किस प्रकार ये कार्य संपादित होते हैं। तो बेटा आपको यहाँ तक का पाठ पढ़ना है। इसके आगे का पाठ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो बच्चे वर्क कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू कंप्लीट योर होमवर्क, टेक द क्लास सीरियसली और अपना ध्यान